हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखते हैं चौथे नंबर से, जो कि सेट नंबर 1 है 2025 का, कक्षा 12 गणित का। देखिए पहला चौथा नहीं 5वां नंबर देखते हैं। ठीक है, चौथे नंबर तक हम लोग पीछे कर चुके हैं पिछली वीडियोज में, तो 5वां नंबर है 5वें का पहला। बढ़िया क्वेश्चन है और ये अक्सर करके आता है पेपर में। लिखा है यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है। बोल दिया गया कि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध क्या होता है? ऐसा संबंध जो सतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए इनका इंटरसेक्शन, यानी R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है, भी एक तुल्यता संबंध है। ठीक, ये बात हमें सिद्ध करना है। अब देखो, अच्छा सवाल है। इस तरह के सवालों में हम मतलब एक जनरल फॉर्म में ही सिद्ध करेंगे। इसको ऐसा नहीं कर सकते कि R1 को कुछ मान लो, R2 कुछ मान लो। करने को कर सकते हो, लेकिन फुल मार्क्स अगर चाहिए तो जैसे जनरल फॉर्म में सिद्ध करना होता है, जैसे प्रमेय सिद्ध की जाती है, वैसे ही इसको सिद्ध करना। ये एक प्रकार की प्रमेय ही है। तो देखिए अब इसको कैसे हल करते, ध्यान से देखो। लिखा है R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। अब संबंध होता क्या है? सबसे बड़ी चीज, संबंध जैसे कहा जाए A, जैसे मान लो कहा जाए A B में, A का संबंध B में है, A का संबंध B में है। इसका मतलब क्या होगा कि A इज सबसेट ऑफ B क्रॉस B। संबंध कैसे बनते हैं? जब हम दो क्रमित युग्म कराते हैं, ए का ए से क्रमित युग्म कराओ या फिर ए का बी से, ए का सी से, मतलब दो समुच्चयों को जब क्रमित युग्म कराते हो, उसके बाद उसके जितने उपसमुच्चय बनते हैं वे सबके सब संबंध होते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि R1 तथा R2 समुच्चय एक में तुल्यता संबंध है, मतलब ये R1 R2 समुच्चय के संबंध है। इसका मतलब R1 R2 क्या रहे होंगे? ए क्रॉस ए के ही उपसमुच्चय रहे होंगे। थ्योरी पता है ना आपको? थ्योरी पता होगी तो ये बात अच्छे समझ में आ रही होगी कि जो संबंध होते हैं वो क्रमित युग्म के उपसमुच्चय होते हैं। अब यहाँ पे क्रमित युग्म किसका बना है? समुच्चय ए का बना है। समुच्चय ए का ए से ही क्रॉस किया गया। जब दो समुच्चय ना दिए हों, एक ही समुच्चय दिया हुआ, तो उसी समुच्चय का उसी से क्रॉस कराते हैं। उसके बाद उसके जितने उपसमुच्चय बनते हैं वे सबके सब संबंध होते हैं। कितने संबंध होंगे? 2 की पावर n होंगे जितने उपसमुच्चय होते हैं। उन्हीं 2 की पावर n उपसमुच्चय में से कोई दो उपसमुच्चय या जिनको हम संबंध भी कहते हैं वो R1 तथा R2 है। ठीक है ना? तो इसकी इसी बात को लिख देंगे। देखो ध्यान से, अगर R1 तथा R2 समुच्चय में तुल्यता संबंध है, इसका मतलब ये हुआ कि R1 ना सबसेट है। किसका सबसेट है? A क्रॉस A का। एंड R2 भी एक सबसेट है। किसका? A क्रॉस A का। क्या R1 R2 ही केवल सबसेट होंगे? नहीं, A क्रॉस A में जितने A क्रॉस A करने पर जितने क्रमित युग्म बने होंगे उसकी पावर 2n, उतने इसके संबंध बनेंगे, उतने ही इसके उपसमुच्चय होते हैं। उन्हीं में से कोई दो उपसमुच्चय हमको दिया है, वही दो उपसमुच्चय ही संबंध है। कोई दो दे रखा है। ठीक है, R1 नाम है, एक का नाम R2 है। तो सिद्ध करना कि इनका इंटरसेक्शन भी एक तुल्यता संबंध है। अब ये बता दिया कि इनमें तुल्यता संबंध है, पहले से बोल दिया कि R1 एक संबंध है, R2 एक संबंध है समुच्चय में, दोनों अलग अलग तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता है, इसका मतलब ये सतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे? सतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए हमें सिद्ध क्या करना है? हमें यह सिद्ध करना है
कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 में एक सतुल संबंध है, R1 इंटर R2 एक सम्मित संबंध है, R1 इंटरसेक्शन R3 एक संक्रामक संबंध है। तो देखो, माना समुच्चय A में कोई अवयव A रहा होगा, ठीक। अब A का A से ही क्रॉस किया गया होगा, तो A क्रॉस A करने पर समुच्चय A का समुच्चय A से क्रॉस करने पर एक क्रमित युग्म बन के आया होगा। तो मान लेते हैं, माना A बिलोंग्स टू A, स्मॉल a बिलोंग्स टू समुच्चय A, तो इट इज इंप्लाइज दैट, इससे क्या निकल के आया कि ये जो A कामा A है ना, संबंध R से बिलोंग करेगा, एंड A कामा A बिलोंग्स टू संबंध R2। बताओ, स्मॉल a समुच्चय A का एक अवयव है। देखो ध्यान से, समुच्चय कोई रहा होगा, उसमें स्मॉल a b c तमाम तरह के अवयव रहे होंगे। फिर स्मॉल a का ही स्मॉल a कैपिटल A का ही कैपिटल A से क्रॉस कराया गया होगा। तो क्रॉस कराने पर स्मॉल a स्मॉल इस तरह, फिर क्रॉस स्मॉल a वाले का भी उस तरह। तो बहुतों का जब क्रॉस कराया गया होगा तो कहीं ना कहीं तो A क्रॉस A कामा A तो मिला होगा, बहुत सारे क्रमित युग्म मिलेंगे लेकिन A कामा A तो मिला। तो वही तो हमने कहा कि अगर स्मॉल a समुच्चय A के अंदर है तो इसका मतलब है कि वो संबंध R1 में भी रहा होगा, उसका क्रमित युग्म, और R2 में रहा होगा। तो देखो, तो इट इज इंप्लाइज दैट कि ये A कामा A R1 में भी है, A कामा A R2 में भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, A कामा A किसमें रहा होगा, इनके इंटरसेक्शन में रहा होगा। बताओ, जो चीज दोनों में होगी वही तो उनके इंटरसेक्शन में होगी। तो A कामा A क्रमित युग्म इसमें भी है, A कामा A क्रमित युग्म इसमें भी है, तो इसलिए A कामा A क्रमित युग्म इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, तो इंटरसेक्शन में होगा, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब A कामा A R1 में रखा क्यों होगा, पहली बात समझने वाली बात है कि A कामा A R1 में क्यों है, या फिर A कामा A R2 में क्यों है। अरे क्योंकि साफ साफ बोल दिया गया कि R1 तथा R2 तुल्यता संबंध है। इसका मतलब R1 एक तुल्यता संबंध है, इसका मतलब समुच्चय में जितने भी अवयव रहे होंगे उन सबका क्रमित युग्म सेम सेम रहा होगा। तो R1 तुल्यता संबंध है, इसका मतलब क्या है, सतुल संबंध क्या होता था बताइए। सतुल संबंध ये होता था कि जितने भी समुच्चय A के अंदर अवयव हैं सबका डबल मिलना चाहिए उस संबंध के अंदर। तो समुच्चय में कोई अवयव अगर A रहा होगा तो जाहिर सी बात है उसका डबल का मतलब क्या बनेगा, A कामा A। तो A कामा A कहाँ होगा, वहां होगा जो तुल्यता संबंध होगा। और तुल्यता संबंध ये भी है, इसका मतलब सतुल है, तो सतुल होने का मतलब क्या था, A कामा इसमें भी रहा होगा। और ये भी तुल्यता संबंध है, इसका मतलब सतुल है, तो इसमें भी A कामा A रहा होगा। जो भी सतुल होंगे उन सब में A कामा A तो जाएगा ही, तभी तो सतुल की परिभाषा होती है। सतुल में क्या बोला गया कि जितने भी अवयव हैं सबका डबल होना चाहिए। तो ये भी सतुल है, ये भी सतुल है, इसका मतलब इसमें A कामा A। अब A कामा A का मतलब सिर्फ A कामा A ही नहीं, कोई भी अवयव कैपिटल A समुच्चय में कोई भी अवयव होगा तो वो इसमें भी होगा इसमें भी होगा, क्योंकि दोनों को बोल दिया गया कि दोनों अलग अलग तुल्यता संबंध है, इसलिए ये सतुल भी होगा ये भी सतुल होगा। अब चूंकि A कामा A दोनों में आ गया, इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में तो है ही है। ठीक, देखिए अगला, सममित संबंध के लिए
सम्मित संबंध क्या होता है? देखो हम लोगों ने पढ़ा है, अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू कोई समुच्चय, मान लो जेड है, अगर कोई समुच्चय जेड में ए कामा बी बिलोंग करता है तो हम किसी तरीके ये सिद्ध कर ले जाएं कि बी कामा ए भी उसी समुच्चय में बिलोंग करता है। यही तो होता है ना सम्मित। चलो देखते हैं कैसे होगा ये सम्मित संबंध के लिए। माना कोई दो अवयव ले लो, कुछ भी, माना ए कामा बी है कोई अवयव, ठीक है। अवयव का मतलब यहाँ पे क्रमित युग्म है, ठीक। माना कोई क्रमित युग्म क्यों है? क्योंकि R1 की बात हो रही है, R1 एक संबंध है, तो संबंध में क्या होते हैं? क्रमित युग्म होंगे, अवयव नहीं होते, होते हैं लेकिन दो संबंधों की बात हो रही है ना, R1 और R2 की। तो मान लिया कि ए कामा बी एक है कोई क्रमित युग्म, अब ये किसमें बिलोंग कर रहा है? R1 में, ठीक। या फिर ऐसे नहीं, माना कि ए कामा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, कि ए कामा बी कोई क्रमित युग्म है, इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या सिद्ध कर ले जाएं आके किसी तरीके कि बी कामा ए भी इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करे, तो हमारी बात सिद्ध हो जाएगी। अब यहाँ पे मान के क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कोई ना कोई अवयव तो होंगे ही ना, कोई ना कोई क्रमित युग्म होंगे ही, तभी तो R1 R2 में बिलोंग करे होंगे। तो माना कि ए कामा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहा है। अब हम क्या सिद्ध कर ले जाएं कि बी कामा ए भी इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। कैसे करेंगे देखो, अब बात को यहीं से पकड़ते चलना है। अब बताओ, अच्छा अगर ए कामा बी बिलोंग करता है इनके इंटरसेक्शन में, तो क्या ये बात हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ए कामा बी बिलोंग्स टू R1 और ए कामा बी बिलोंग्स टू R2? बताओ। अरे जब ए कामा बी दोनों के इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी है और इसमें भी है, तभी तो इंटरसेक्शन में लिखे हो, ठीक है। अब एक बात और बताओ, बताओगे कि नहीं बताओगे? देखो क्या बात है, हमको पता है ना कि R1 क्या है? एक तुल्यता संबंध है, यानी R1 एक सम्मित संबंध है। अगर R1 सम्मित संबंध है तो ए कामा बी अगर R1 में है तो क्या बी कामा ए R1 नहीं होगा? क्योंकि पहले ही बोल चुका है कि R1 और R2 अलग अलग तुल्यता संबंध है, इसका मतलब R1 और R2 अलग अलग सम्मित संबंध है। इसका मतलब ए कामा बी बिलोंग्स टू R1 है, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू R1 होगा ही होगा। तो बात को लिख दो, बी कामा ए बिलोंग्स टू R1। ये बात किस किस दम पे कह रहे हो? क्योंकि R1 के बारे में बोल ही दिया गया कि पहले ही ये तुल्यता संबंध है, तो मतलब सम्मित तो ही है। एंड या और बी कामा ए भी बिलोंग्स टू R2 कह सकते हो नहीं? आगे रीजन लिख दो, चूंकि R1 तथा R2, R1 व R2 तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। चाहे सम्मित लिख दो चाहे तुल्यता लिख दो, तुल्यता लिखोगे ज्यादा ठीक है, सम्मित तो है ना। ए कामा बिलोंग्स टू R1 था तो पक्का बी कामा ए भी होगा, ए कामा बी इसमें भी था तो बी कामा ए इसमें भी है। तब या इसी तरह लिखते जाओ, बी कामा ए इसमें भी है, बी कामा ए इसमें भी है, दोनों में है। तो क्या इस बात को हम ऐसे लिख दें, बी कामा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2? बताओ। तो वही बात तो आ गई, हमको सिद्ध करना था कि ए कामा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है, तो बी कामा ए भी होगा, तो होगा कि नहीं हुआ? इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 एक क्या है? सममित संबंध है, सममित संबंध है, नहीं है? बताओ ना, देखो ना,
अरे हमने सिद्ध कर दिया कि अगर कोई क्रमित युग्म, अब जब सिंगल सिंगल संबंध लेते हो, सिर्फ R1 लेकर चलते हो, तो उसमें बोलते हो कोई अवयव। अब यहाँ पे क्रमित युग्म लेकर चलेंगे क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन हुआ है, तो कोई क्रमित युग्म अगर A कामा B इनके इंटरसेक्शन में है, तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि B कामा B A भी उनके इंटरसेक्शन में है। तो इसका मतलब सिद्ध हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक सम्मित संबंध है ना। अब तीसरी बात सिद्ध करना है। तीसरी बात नीचे लिख दिया जाए, नीचे नहीं आएगा, देखो इधर आ गए। तीसरी बात के लिए मिटाना पड़ेगा। देखो तीसरी बात संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए अब संक्रामक की बात की है। संक्रामक में क्या सिद्ध करना होता है? अगर सिंगल मान लो समुच्चय की बात की जाए, तो अगर A कामा B में है, समुच्चय B में है, B कामा C समुच्चय B में है, तो हम ये सिद्ध कर ले जाए कि B कामा C भी वो A कामा C भी समुच्चय B में होगा। ठीक, माना A कामा B एक क्रमित युग्म है जो कि इनके इंटरसेक्शन में है, एवं B कामा C एक क्रमित युग्म है जो कि इनके इंटरसेक्शन में है ना। अरे दो अवयव तो लेकर चलोगे ना, जैसे ये हो गया A कामा B, ये हो गया B कामा C, तो हम क्या सिद्ध कर देंगे? A कामा C। तो अगर A कामा B इनके इंटरसेक्शन में है एवं B कामा C इनके इंटरसेक्शन में है, तो हम ये सिद्ध कर दें आके कि A कामा C भी इनके इंटरसेक्शन में, किनके इंटरसेक्शन में? ही R1 R2 के। तो इसका मतलब सिद्ध हो जाएगा कि ये संक्रामक संबंध है। ठीक है, देखो ये बात तो मान लिए हो। तब अब बताओ A कामा B अगर इनके इंटरसेक्शन में है, ठीक, तो यहां से क्या बता सकते हो? बता ये सकते हो कि A कामा B belongs to R1 and A कामा B belongs to R2। दोनों के इंटरसेक्शन में है तो दोनों के और करके लिख दिया जाएगा। एवं ये वाली बात में आओ, B कामा C इनके इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब B कामा C belongs to R1 and B कामा C also belongs in R2। बोलो हाँ कि ना, है ना। अब एक बात बताओगे? बताओगे कि नहीं बताओगे? बात यह है, देखो या हम इनको नजदीक नजदीक लिख दें क्या? अरे ये बात ही तो लिखी है, और ही तो लगा है। एंड लगाओ, चाहे और लिखो, चाहे एवं लिखो, चाहे और लिखो, बात तो वही है। तो इस बात को हम एक जगह लिख रहे हैं। A कामा B बिलोंग्स टू R1। अब ये वाली बात यहां पे ले आओ, एंड B कामा C आल्सो बिलोंग्स इन R1, है ना। एवं या तथा कुछ भी लिख दो, इसको पकड़ो कि A कामा B बिलोंग्स इन R2 एंड एंड B कामा C बिलोंग्स इन, ये क्या लिखा था इधर? A कामा B लिखा था ना, क्या लिख दिया हमने? हाँ सही तो है, A कामा B बिलोंग्स टू R2 एंड R2 में और कौन है? ये है B कामा C बिलोंग्स टू R2।
सही तो है। इसको R1 वालों को एक साथ कर दिया, R2 वालों को एक साथ कर दिया। अब बताओ ये क्या शो कर रहा है? इट इज इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाई कर रहा है कि A कामा B R1 में है और B कामा C भी R1 में है। अब बताओ हमको, खुद जानते हो कि R1 एक तुल्यता संबंध था, सिंगल सिर्फ R1 एक तुल्यता संबंध था। इसका मतलब R1 क्या था? एक संक्रामक संबंध था ना? तो संक्रामक क्या कहता है? A कामा बिलोंग्स टू R1, B कामा C बिलोंग्स टू R1। इसका मतलब यही तो है। इसका मतलब क्या है कि A कामा C बिलोंग्स टू R1। क्यों? क्योंकि R1 खुद एक संक्रामक संबंध था। बताओ। अरे A कामा हमको पता है ना कि R1 खुद एक संक्रामक है, क्योंकि R1 एक तुल्यता था। तो संक्रामक के मतलब क्या हुआ कि A कामा B बिलोंग्स टू R1, B कामा C बिलोंग्स टू R1। तो ये बात तो पता ही हो गई कि A कामा C भी बिलोंग करेगा, क्योंकि खुद एक तुल्यता संबंध था ये। एवं दिस एंड दिस, AB बिलोंग्स टू R1, BC बिलोंग्स टू R2। तो वही चीज AB बिलोंग्स टू R2 एंड BC बिलोंग्स टू R2। तो क्या इस बात को ऐसे नहीं लिख सकते हो? AC बिलोंग्स टू R2। हर बार नहीं लिख सकते हो ऐसे, हर सवाल में ऐसे नहीं लिख सकते हो। ये बात कहने का दम क्यों भर रहे हो? क्योंकि बोला गया सवाल में है कि R2 भी एक R2 एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता है तभी तो कह रहा हो कि AB बिलोंग्स टू R2, BC बिलोंग्स टू R2। इस दम पे कह दोगे कि हाँ AC बिलोंग्स टू R2। सिर्फ दम किस बात का है कि R2 एक तुल्यता संबंध है। ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। R2 तुल्यता संबंध है इसलिए ऐसा बोल रहे हो, है ना? इट इज आल्सो बिलोंग्स टू। बताओ देख के, AC भी इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब AC R1 में भी बिलोंग कर रहा है, AC R2 में भी बिलोंग कर रहा है। तो इस बात को हम ऐसे लिख दें क्या? बताओ लिख दें क्या कि AC इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है? देखो ना, AC R1 में भी है, एवं मतलब तथा मतलब और AC R2 में भी है। इसका मतलब है कि दोनों के इंटरसेक्शन में है। क्या मान के चले थे कि AB है R1 इंटरसेक्शन R2 में, BC है R21 इंटरसेक्शन R2 में। तो अगर हम किसी तरीके से ये सिद्ध कर पाए कि AC है R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। कर लिए हो? तो इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 एक क्या है? संक्रामक संबंध है ना? अब नीचे लिखो फिर से, इसको मिटा दो, देख लेना वीडियो को पीछे करके क्या लिखा था। नोट्स जरूर बना लो अच्छे सवालों के, इस तरह सवालों के। इसलिए नहीं, पहले चूंकि लिखो, चूंकि R1 इंटरसेक्शन R2 सुतुल कामा सममित एवं संक्रामक है, संबंध है, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है कि नहीं? इस तरह से सिद्ध करोगे। अपने मन से समुच्चय मानोगे, अपने मन से अवयव मानोगे तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। होने को जबरदस्ती कर दोगे, याद कर लोगे, वो याद नहीं करना है। एक बार इस सवाल को फिर से अपने कॉपी में करो, ना समझ में आए, गलत हो जाए, फिर से वीडियो देखो, फिर से करो, 2-3 बार करोगे एकदम क्लियर हो जाएगी हर बात। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जहां पे जरूरत हो वीडियो बढ़ा के ये सब कटिंग वटिंग कर लेना अपने हिसाब से। हम कटिंग नहीं करते हैं वीडियो में, इतना समय नहीं है हमारे पास। जहां पर जिसको लगे कि यार ये चीज मुझे आती है, उसको आप 10-10 सेकंड का यूट्यूब में
बढ़ा लो आगे जल्दी से, एडिट वेडिट का काम करने का समय नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। आगे देखो, अगला सवाल, प्रश्न नंबर 5वें का खा। यदि ए बराबर क्या है, एक समुच्चय, वो समुच्चय कह रहे हैं, क्या है ये, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह, tan α/2 और ये 0, ठीक है। तो सिद्ध करो, हम लिख रहे हैं आगे, तो लिख लेना, सिद्ध करना है कि i प्लस ए बराबर i माइनस ए, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट नहीं वही के अंदर, आव्यूह के अंदर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो ये सवाल तो NCERT किताब का है और कई बार लगाए भी होगे, जिसने मन से लगाया होगा उसको आ गया होगा, जिसने नहीं लगाया वो भी देखो इधर। यदि ए बराबर एक आव्यूह है तो सिद्ध करो कि i प्लस ए बराबर i माइनस ए गुणे ये आव्यूह। i क्या है, i है तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i का मतलब जिस कोटि का a है उसी कोटि का i होगा, 1 0 1 0 0 1 वाला। ये सिद्ध करना, देखो आराम से करना ही है, हो जाएगा। इसमें तो आंसर भी हमको देखना नहीं पड़ता है, तुरंत आंसर समझ में आ जाता है सही की गलत। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS उठाइए, तो i प्लस ए बराबर, i का मान कितना होता है, जिस कोटि का a है उसी कोटि का i रखना है, 1 0 0 1 प्लस a का बताओ कितना मान दिया है, 0 माइनस tan α/2 0। और देख के बताओ जरा, इसको कौन सा समुच्चय कह सकते हो, बार बार समुच्चय आ रहा है, कौन सा आव्यूह कह सकते हो, यह है विषम सममित आव्यूह। करके देख लो, चाहे a डैश बराबर माइनस ए आएगा। चलो इसको जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा, एक में 0 जोड़ा, एक जोड़ना आता है ना सबको, संगत अवयव जुड़ेंगे, 0 में माइनस का इतना जोड़ा तो माइनस का ही उतना, 0 में इतना जोड़ा इतना, 1 में 0 जोड़ा 1। तो LHS अपने पास इतना आ चुका है, इसको रखे रहो, ठीक है। अब करते हैं RHS। तो RHS में बहुत चीजें हैं, i माइनस ए भी है, फिर वो आव्यूह है cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा। अब देखो i कितना है, इसी को हम हल कर रहे हैं, ठीक है। 1 0 0 1 प्लस की माइनस माइनस, a कितना है, 0 टेंजेंट α/2 0, माइनस भी तो लगा है, नहीं लगा क्या, लगा होगा, देख लो चाहे। फिर ब्रैकेट, इनको दोनों जोड़ेंगे, फिर गुणा करेंगे ना, इसके साथ गुणा ही रख दो सीधा सीधा उसी को, cos अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ठीक, साइन अल्फा cos अल्फा। चलिए जोड़िए इनको, गुणा, हाँ जोड़, घटाइए, पहले घटा लो, फिर बाद में गुणा कर देंगे। पहले घटाना ही पड़ेगा, ध्यान रखेंगे, कभी पहले ऐसे नहीं कर दोगे कि इसका गुणा कर लो फिर घटाओ, ऐसे नहीं होगा। पहले घटाओगे, पहले दोनों को घटाओगे, उसके बाद गुणा करोगे। 1 से 0 गया, 0 ही उतना गया तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि वहां पे माइनस है, 0 से जाएगा तो माइनस का tan α/2, 1 से 0 गया तो 1 बचा, cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा
प्लस का साइन अल्फा प्लस का कोसाइन अल्फा। गुणा कर लो, गुणा आ जाएगा ना। देखो पहली पंक्ति उठाओ, दोनों में बांट दो, दूसरी पंक्ति से सारी चीजें उठाओ, दोनों में बांट दो। उठाओ 1 से कॉस अल्फा में, कॉस अल्फा केवल कॉस अल्फा, टेन अल्फा बाई 2 का साइन अल्फा से, तो प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे आओ, इसी को अब इसमें भी बांटो, तो 1 का माइनस साइन अल्फा में, केवल माइनस का साइन अल्फा, टेन अल्फा बाई 2 को कॉस अल्फा से, तो प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, माइनस टेन अल्फा बाई 2 का इससे, तो माइनस का टेन अल्फा बाई 2 गुणे कॉस अल्फा, प्लस 1 का साइन अल्फा से, तो केवल साइन अल्फा, माइनस टेन अल्फा बाई 2 का माइनस से, तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2, 1 का कॉस अल्फा से, तो प्लस का आएगा ना, हाँ प्लस का कॉस अल्फा। अब इसी को अरेंज करते करते हमें कितना लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में जितना आया था इतना लाना है। चलो आ जाएगा, देखो ध्यान से, नीचे तक दिख रहा है ना, देख लो, दिख ना रहा हो तो सुनो, खाली ध्यान से सुनते रहोगे, समझ में आ जाएगा। अब टेन अल्फा बाई 2 को हम लिख दें क्या, यहीं पे क्या लिख दें, साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2। अपनी कॉपी में नहीं लिखना, उसको अगले उसमें लिखना है। टेन अल्फा बाई 2 को लिख दें बड़े आराम से, साइन अल्फा बाई 2 इंटू बटे में कॉस अल्फा बाई 2। टेन अल्फा बाई 2 को क्या लिख रहे हो, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। यहां भी तो लिखोगे साइन अल्फा बाई 2 बटे में कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब तिर्यक गुणा हो जाएगा, मतलब एलसीएम, अंश बटे हर, अंश बटे हर। यहाँ पे हर की जगह 1 छुपा है, तो सब कुछ हम कैलकुलेट करते हुए लिखे दे रहे हैं। ध्यान से देखो, ये गुणा में इधर आएगा, तो बनेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा बाई 2। अब बटे में क्या रहेगा बताओ, कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, क्या रहेगा, यही कॉस अल्फा बाई 2 रहेगा, है ना। आगे आगे देखो, इसमें भी उधर ये गुणे में हो जाएंगे सब, ये बटे में है, तो इसमें भी एलसीएम ले लो। पहले हम प्लस वाला लिख रहे हैं, फिर माइनस वाला, या फिर लिख दो ऐसे ही। देखो माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, पूरे बटे क्या है, कॉस अल्फा बाई 2। इसमें आओ, कितना आएगा जल्दी से बताओ, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ठीक, आगे देखो, इसमें आओ, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, पूरे बटे कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है ना। अब इसको हम ऊपर करने जा रहे हैं, ठीक, हाँ इसके नीचे भी क्या रहेगा, कॉस अल्फा बाई 2। देख लेना, अपने मन से भी समझ लिया करो कुछ। आगे देखो, तो एलएचएस वाला मिटा देते हैं, ठीक है, देख लेना एलएचएस में आंसर कितना आया था, उतना ही अगर आ जाए तो समझो सही है।
अगर नहीं सही है तो फिर अपने मन से कर लेना, ठीक है। देखो बाकी आ तो जाएगा ही, ध्यान से देखो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, या साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी का एक सूत्र बन गया। ये बन गया, बताओ किसका, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का, है ना। तो कॉस के अंदर अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, नीचे कौन है, वही कॉस अल्फा बाई टू, ठीक। आगे इसमें कितना, इसमें ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी, अरे एक की जगह हम अल्फा बटे दो ले रहे हैं, सही, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, नहीं देखो ध्यान से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सही तो है। तो किसका सूत्र है, साइन ए माइनस बी का, तो साइन अल्फा बटे दो माइनस अल्फा, पूरे बटे कौन, कॉस अल्फा बटे दो, ओके। आगे देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो किसका सूत्र हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का, ए की जगह है अल्फा आपकी, अब बी की जगह है अल्फा बाई टू पूरे बटे कॉस अल्फा बाई टू, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, या यूं कह दो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो किसका सूत्र हो गया, कॉस ए माइनस बी का अपॉन कौन है, कॉस अल्फा बाई टू। अब ए बी हम बोल रहे हैं, उसका मतलब अल्फा बीटा या अल्फा अल्फा बटे दो या अल्फा बटे दो अल्फा होगा, जैसा जिस सूत्र में बना होगा। कॉस अल्फा बटे कितना बचेगा बताओ, कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, लिखना पड़ेगा क्या इसको बार बार हमें, चलो अच्छा देखो, साइन अल्फा बाई टू बचा, लेकिन माइनस का बचा, माइनस का ना, माइनस के अल्फा से अल्फा बटे दो घटेगा, तो माइनस के अल्फा दो बचे, अल्फा बटे दो बचेगा, और साइन माइनस का थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, बटे में क्या, कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या बचा, साइन अल्फा से अल्फा बाई टू बचा, अल्फा बाई टू बचा, नीचे कॉस अल्फा बाई टू। आगे कॉस अल्फा से इतना घटाओगे तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा बाई टू अपान कॉस अल्फा बाई टू। अब देख के बताओ कितना आया, कटे बटे कुछ कटा, वन बचा, साइन बटे कॉस कितना होता है, tan अल्फा बाई टू नहीं होता क्या, साइन बटे कॉस कितना होता है, tan अल्फा बाई टू होता है, कॉस बटे कॉस कितना होता है, सबको पता है वन होना चाहिए, ठीक है। चेक करो आंसर यही आ रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, अगर यही आ रहा था तो अपना यही आंसर है, ठीक है। जिस तरह से भी किया गया इसी तरह इस सवाल को करना है, सूत्र याद होना चाहिए। कौन से सूत्र जो यूज हुए हैं, कई सारे सूत्र हैं, जैसे कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, ठीक है। जल्दी से बताओ, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ठीक, देखो अगला सवाल देखते हैं फिर। कितने सवाल हुए आज, दो ही सवाल, ठीक है। अगर ज्यादा समय हो गया तो नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। दो क्वेश्चन आज हमने किया, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे करेंगे। पूरे आंसर में एक तरफ से लगाते हुए जाएंगे, वो चाहे जितने वीडियो बनानी पड़े, ठीक है ना। तो आप इनका रिवीजन कीजिए, जो सवाल बताया जाता है उसको ढंग से देखिए
और इसके बाद अपनी कॉपी में भी उसको हल करिए। वीडियो को रोक दीजिए, सवाल को रख दीजिए, अपने मन से हल करिए। जहाँ पर ना समझ में आए फिर से वहाँ पे देखिए, और जो भी फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर से कहीं ना कहीं अलग से या शॉर्ट वीडियो बना के कहीं ना कहीं उसको फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है ना? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।